हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको कंपनी ऑडिट का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था कि कंपनी ऑडिट में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। और हमने शुरुआत कर दी थी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि पहली कंडीशन एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए होती है कि उस पर्सन को सीए होना ज़रूरी होता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है सीएस की जो कि ऑडिट के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, तो वो फर्म में जितने भी सीए पार्टनर्स होंगे वही कंपनी के लिए एक्ट और साइन कर सकेंगे, फर्म के बिहाफ पे एक्ट और साइन कर सकेंगे। फिर मैं आपसे डिस्कस करी थी कि ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जो कि एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, जिसमें पहला पॉइंट था बॉडी कॉर्पोरेट का। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट में क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट सारी ही सबकी सब सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सबका सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, तो वो उसमें एलएलपी नहीं आती है। मैंने आपको एलएलपी के बारे में भी कल एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने आपको बताया था ऑफिसर हो या कंपनी का एम्प्लॉय हो, वो उसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। या फिर वो अगर पार्टनर है किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय का कंपनी के, या फिर किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय के अंडर वो पर्सन काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो वो पर्सन उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। अगर कोई पर्सन, उसका रिलेटिव या पार्टनर उस कंपनी में सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है, या फिर उसकी सब्सिडियरी, और या फिर एसोसिएट कंपनी में, तो मैंने आपको सब्सिडियरी एंड एसोसिएट कंपनी के एग्जांपल्स दिए थे, उसका मीनिंग मैंने आपको ब्रीफ किया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि रिलेटिव जो है वो होल्ड कर सकता है सिक्योरिटीज अप टू द वैल्यू, फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। 1 लाख की कंडीशन सिर्फ रिलेटिव्स के लिए एप्लीकेबल है, और अगर रिलेटिव जो है वो 1 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करता है, तो ऑडिटर को, यानी कि जिसका वो रिलेटिव है, उस ऑडिटर को करेक्टिव एक्शन लेना होगा 60 डेज के अंदर अंदर। किस दिन से? जिस दिन से उस रिलेटिव ने सिक्योरिटी अक्वायर किए है या इंटरेस्ट एक्वायर किया है। ये पहली कंडीशन थी। ठीक है, डी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, उसकी ये पहली कंडीशन थी। अब इसमें कुछ मेरिट्स भी डिस्कस हुए हैं, तो और रिलेटिव की डेफिनेशन आई है। फिर हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक एक कंडीशन को जब तक हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो हमें इतने अच्छे से कंपनी ऑडिट का जो जो मेन मेन सेक्शंस हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। वैसे तो पूरा कंपनी ऑडिट इन ऑल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेन मेन है। तो मेन मेन समझने के लिए आपको शुरुआत में दिक्कत होगी। कंडीशंस ऐसी हैं, सेक्शंस ऐसे हैं कि शुरुआत में यू विल फील लाइक दैट आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प द थिंग्स, बट स्टिल वील ट्राई आवर बेस्ट, वील रीड ईच एंड एवरी टाइम सो दैट इट बिकम्स क्लियर टू अस। ठीक, अब रही बात फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अब फेस वैल्यू की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे फेस वैल्यू की बात हो रही है। फेस वैल्यू किसी शेयर का मतलब किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे शेयर एक्चुअली लिस्टेड होता है स्टॉक मार्केट पे, मतलब पार वैल्यू। और शेयर सर्टिफिकेट में हमेशा से फेस वैल्यू लिखी रहती है। जैसे आप किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, तो आपको शेयर सर्टिफिकेट डिजिटल मिल जाएगा। तो उस शेयर सर्टिफिकेट में फेस वैल्यू ऑफ शेयर मेंशन्ड होगी, पार वैल्यू। मार्केट वैल्यू, जिस वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज पे, कंपनी की वर्थ बताता है। अब इन सबको मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन वाला आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि डिटेल में इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और उसके लिए हमें अलग से क्लास रखनी पड़ेगी। मार्केट वैल्यू बेसिकली जिस प्राइस पे स्टॉक मार्केट पे वो ट्रेड कर रहा है,
ट्रेडिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा? बाइंग एंड सेलिंग। स्टॉक एक्सचेंज पे जिस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है शेयर, जिस पे बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, ठीक, दैट इज मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहेगी। कभी हो सकता है आप खरीदने जाओ शेयर प्राइस, शेयर खरीदने जाओ किसी कंपनी का, आपने मान लीजिए एक्सिस बैंक का शेयर खरीदा, कल आपने शेयर प्राइस देखा कि उसका 900 रुपीज है, आज देखा तो आज 1050 हो गया। तो वो चेंज होता रहता है, ठीक है, मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे वो चेंज होता रहता है, क्योंकि उसमें कंपनी की वर्थ पता चलती है, कंपनी के जो मेन मेन ऑपरेशंस होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब से कोविड-19 एंटर हुआ है तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लिस्ट हुए हैं, एक्सपीरियंस किए गए हैं। बहुत सारी कंपनीज के शेयर प्राइसेस बहुत लो हो गए हैं और बहुत के स्टेबल भी नहीं है, जिनको अगर बोला जाए तो मार्केट वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, बट फेस वैल्यू सेम है। जिस प्राइस पे, जिस वैल्यू पे स्टॉक मार्केट में कोई शेयर लिस्ट हुआ था, तो वो तो फेस वैल्यू पे आ जाता है। रही बात बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू मतलब कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उस पे जिस वैल्यू पे शेयर कोट किया जाता है, दैट इज बुक वैल्यू। अगर मान लीजिए कंपनी लिक्विडेट होती है, ठीक है, कंपनी का बिजनेस बंद हो रहा है, उसके असेट्स बेचे जा रहे हैं लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, तो उस समय बुक वैल्यू का बहुत यूज होता है। बुक वैल्यू से ये पता चलता है कि शेयर होल्डर्स को कितना अमाउंट मिलेगा अगर मान लीजिए कंपनी लिक्विडेट होती है तो ये है बेसिकली, ये मेन है इनके मीनिंग्स। लेकिन फेस वैल्यू हमेशा, अगर हम, क्योंकि फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं अभी, हम बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू को ज्यादा एम्फसाइज नहीं करेंगे, हम फेस वैल्यू पे ही स्टिक करेंगे। फेस वैल्यू मेनली जो है वो फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। मान लीजिए अगर शेयर स्प्लिट हो रहे हैं तब फेस वैल्यू चेंज होगी, और फेस वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जाती है। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है ना अपने कैपिटल के बेसिस पे, तब उस समय फेस वैल्यू डिटरमिन की जाती है, असरटेन की जाती है, ठीक। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो हम कंपनी ऑडिट पढ़ रहे हैं, यहाँ फेस वैल्यू की बात हो रही है, ना कि बुक वैल्यू की, ना कि मार्केट वैल्यू की। अब कुछ पॉइंट्स की बात करिए, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा है कि वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ 1 लाख दैट कैन बी होल्ड बाय रिलेटिव इज फेस वैल्यू एंड नॉट द मार्केट वैल्यू। मतलब लॉ भी इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है कि जो वैल्यू ऑफ शेयर्स का इन्वेस्टमेंट रिलेटिव्स करेंगे उस पर्सन के, तो वो फेस वैल्यू के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा उसकी लिमिट, ना कि मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। क्योंकि मार्केट वैल्यू पता है वो फ्लक्चुएट होनी है, कभी बढ़नी है कभी घटनी है, उसके बेसिस में लिमिट नहीं कैलकुलेट हो सकती, उससे ट्रू पिक्चर नहीं पता चल पाएगी। फिर ये वाली जो लिमिट है ये एप्लीकेबल तभी होगी जब ऑडिटर के रिलेटिव अगर सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं और ऑडिटर खुद या उसका पार्टनर होल्ड नहीं कर रहा है। ये मैंने आपको बात पहले भी बताई थी, कल भी बताई थी, कि ये 1 लाख वाली लिमिट सिर्फ ऑडिटर के रिलेटिव के लिए है। अगर ऑडिटर खुद या उसका पार्टनर किसी भी अमाउंट की, अगर पेटी अमाउंट की भी सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हैं ना, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। अगर एक ऑडिटर है, ऑडिटर मान लीजिए एक्स है, तो वो अगर एक शेयर खरीदता है, 1 शेयर ऑफ रिलायंस, है ना, एक शेयर खरीद रहा है, 100 शेयर भी नहीं, एक शेयर खरीद रहा है, तो भी वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, नो ऑडिट। क्योंकि ये जो लिमिट है ये सिर्फ रिलेटिव के लिए है। और ग्रेस पीरियड जो 60 डेज का है, जिसमें करेक्टिव एक्शन लेने का टाइम दिया गया है,
तो वो एप्लीकेबल तभी होगा जब सिक्योरिटीज कौन होल्ड कर रहा है, रिलेटिव। ये ना तो ऑडिटर के लिए है ना ही पार्टनर के लिए, साफ साफ इसमें मेंशन्ड है और इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स कोट करते टाइम ये कंफ्यूजन हो सकता है क्रिएट हो, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ रिलेटिव के लिए एप्लीकेबल है। रिलेटिव की डेफिनेशन इसमें मेंशन्ड है। रिलेटिव में कौन कौन आ जाएगा, मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, जो जिसको कर्ता संभालता है, हस्बैंड वाइफ फादर, अब इसमें स्टेप फादर भी आ जाएगा, मदर स्टेप मदर, सन सन्स वाइफ, डॉटर डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर स्टेप ब्रदर, सिस्टर स्टेप सिस्टर। अब ये नहीं कि ब्रदर ब्रदर्स वाइफ एंड सिस्टर सिस्टर्स वाइफ, ये सिस्टर्स हस्बैंड, सॉरी, ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, जितने लोग इंक्लूडेड हैं वही इसमें रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। मेनली कौन कौन है, सबसे पहले है फादर, फादर को आप लेके चलिए, मदर को लेके चलिए। अब स्टेप फादर स्टेप मदर इसमें आ जाएंगे, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, ये तो मेन लोग हो गए फैमिली के। ठीक, सन डॉटर। ठीक, अब डॉटर का हस्बैंड एंड सन की वाइफ, ये और जुड़ जाएंगे, एंड सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड। ठीक, एंड HUF के मेंबर्स, इतने लोग इंक्लूडेड है फैमिली में। अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपनी सेकेंड और थर्ड कंडीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, ये अभी D पॉइंट चल रहा है, इसमें फर्स्ट पॉइंट डिस्कस हो गया है, सिक्योरिटीज होल्ड करने वाला। तो उस पर हम एक दो एग्जाम्पल्स हैं, वैसे तो बहुत सारे दिए हैं, तो हम दो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, मिस्टर ए अ प्रैक्टिसिंग CA सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं XYZ लिमिटेड में, फेस वैल्यू है, अब फेस वैल्यू साफ साफ मेंशन्ड है 900 रुपीज। क्या मिस्टर ए क्वालिफाइड होंगे? कंपनी ऑडिट में कोई भी आंसर कोट करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सेक्शन को कोट करेंगे। सेक्शन क्या बोलता है ये लिखेंगे। अब इसमें सेक्शन 141 क्या बोलता है कि ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड है टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इफ ही or his relative or his partner is holding any security or interest in the company or its subsidiary or its associate or holding company or subsidiary of such holding company। ठीक, तो पहले सेक्शन कोट हुआ। उससे पहले आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। मान लीजिए it carries 4 marks, then you have to elaborate a little। जैसे आपने सेक्शन कोट किया, एक कंडीशन लिख दी कि रिलेटिव होल्ड कर सकता है, अब ये है ही 2 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का अगर है तो इसमें आपको सिर्फ सेक्शन कोट करना है कि क्या बोलता है, और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर दे देना है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ए होल्ड कर सकता है, क्या ए अपॉइंट किया जा सकता है, तो सिंपल आंसर फिर यही लिखना है दूसरे पैराग्राफ में कि इन द प्रेजेंट केस मिस्टर ए इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ 900 रुपीज फेस वैल्यू, ही इज नॉट एलिजिबल, क्योंकि उसके लिए तो कोई भी कंडीशन नहीं है ना कि 1 लाख रुपए तक की होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, दे फील कि अच्छा फेस वैल्यू 900 है, लिमिट 1 लाख की है, होल्ड तो कर ही सकते हैं। बट क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वेदर दे आर टॉकिंग अबाउट ऑडिटर और हिज रिलेटिव। दूसरा क्वेश्चन, मिस्टर पी प्रैक्टिसिंग CA है एंड मिस्टर क्यू रिलेटिव है, सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं, फेस वैल्यू 90,000 की।
अब मिस्टर पी खुद प्रैक्टिसिंग सीए एंड मिस्टर क्यू, मिस्टर पी का रिलेटिव सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं। यहां पे क्या होगा, यहां पे भी आपको पहले सेक्शन कोट करना है कि पर्सन कब कब डिस्क्वालिफाइड होता है। ठीक है, तो पहले तो वो बात आ जाएगी कि यहाँ पे पर्सन कब डिस्क्वालिफाइड होगा, तो वो लिख लिया। उसके बाद क्योंकि अब इस क्वेश्चन में रिलेटिव का रेफरेंस दिया गया है, तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा फर्दर, द रिलेटिव ऑफ द पर्सन में होल्ड सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट इन कंपनी नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। अब इस केस में क्योंकि मिस्टर क्यू की सिक्योरिटीज 90,000 की फेस वैल्यू की हैं, तो पी जो है यानी कि जो पर्सन है सीए होगा मान लीजिए, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। पहले वाले क्वेश्चन में डिस्क्वालिफाइड था, नॉट एलिजिबल साफ साफ लिखा था, यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रिलेटिव जो सिक्योरिटीज होल्ड कर रहा है वो 1 लाख की फेस वैल्यू से बिलो है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते टाइम कई लोग कंफ्यूज एक और चीज में होते हैं, इसलिए प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट आप सबसे यही रहेगी, प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। मिस्टर पी इज अ प्रैक्टिसिंग सीए and Mr. Q, relative of Mr. P, is holding securities. Is holding. That means the question is not stating कि both of them are holding securities. The question is clarifying that only the relative of Mr. P is holding securities in the particular company ABC Limited. Only Q is holding securities, not P. तो इसलिए रिलेटिव वाली कंडीशन मेंशन होगी और फिर जो आंसर लिखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है पर्सन अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो मेंशन कर दिया जाएगा। अब इसमें दो एग्जांपल्स और हैं, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको ये ना हो कि कोई एरर कोई कंफ्यूजन आ जाए, तो इट्स बेटर कि वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक ऑडिट फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर बी, सी एंड मिस्टर ए। अच्छा ठीक है, इसमें हम लोग अगर क्वेश्चन पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कुछ भी इसमें गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है। मिसेस बी सी एंड कंपनी इज एन ऑडिट फर्म हैविंग पार्टनर्स बी एंड सी, पार्टनर्स सिर्फ 2 हैं। मिस्टर ए जो है रिलेटिव किसका है, सी का, सिक्योरिटीज होल्ड कर रहा है MWF में जिसकी फेस वैल्यू है 1,01,000। Whether Messrs BC and Company is qualified from being appointed as an auditor, थोड़ी सी बड़ी केस स्टडी दे दी, बट लेवल तो बढ़ाएंगे ना। अब आप लोग भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हो तो लेवल तो इंक्रीज हो गई। सबसे पहले क्या करना है, सेक्शन स्टेट करना है। पर्सन डिस्क्वालिफाइड कब होगा, जब वो किसी कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड करेगा। रिलेटिव के लिए 1 लाख की कंडीशन लिखनी है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे कि ये जो फर्म है BCN कंपनी, ये डिस्क्वालिफाइड होगी फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर एज द रिलेटिव ऑफ मिस्टर सी is holding securities which is exceeding the limit mentioned in proviso. आंसर क्या बोल रहा है कि जो सी है रिलेटिव मिस्टर ए के, ठीक है, सॉरी मिस्टर ए इज द रिलेटिव, क्योंकि BCN कंपनी है, बी एंड सी उसमें पार्टनर्स हैं, तो सी के रिश्तेदार हैं ए जो कंपनी में सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, क्या वो अपॉइंट हो सकते हैं एज एन ऑडिटर? नहीं हो सकते हैं क्योंकि लिमिट एक्सीड हो गई। अब इसमें आप लोग ये पूछोगे कि जैसे मान लीजिए अब लिमिट एक्सीड हो गई है, करेक्टिव एक्शन लेना है, तो वो करेक्टिव एक्शन तब लिया जाता है जब मान लीजिए इसी सिचुएशन में BCN कंपनी को, ऑडिट फर्म को ऑडिटर के रूप में अपॉइंट कर लेती कंपनी MWF अपॉइंट कर लेती, उसके बाद फिर उस ऑडिटर को करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता, अपने रिलेटिव से अपनी रिलेटिव की होल्डिंग कम करानी पड़ती, उस कंपनी में 1 लाख के अंदर करानी पड़ती। ठीक,
वो 60 डेज का करेक्टिव एक्शन तब एप्लीकेबल होगा जब ये ऑडिट फर्म अपॉइंट हो चुकी होती एज एन ऑडिटर। ठीक है, इसके अलावा वाला एग्जाम्पल आप लोग पढ़िएगा, ना समझ आए फिर मुझसे पूछिएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं एक बार। दूसरी कंडीशन ये बोलती है, हम लोग जो हमारा लिंक चल रहा था ना पॉइंट डी का, उसमें क्या था, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस हो गया है, इसका सेकंड पॉइंट ये है, अ पर्सन और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर इज इंडेटेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी in excess of 5 लाख रुपीस। अगर ऑडिटर खुद या उसका पार्टनर या उसका पर्सन खुद, उसका पार्टनर या फिर उसका रिलेटिव कंपनी से कोई लोन लिया है, कंपनी से कोई उधारी है, कंपनी से है या उसकी सब्सिडियरी या एसोसिएट कंपनी से है या खुद होल्डिंग कंपनी से है 5 लाख के ऊपर की, तो वो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। ये है इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब। 5 लाख की लिमिट दी हुई है इसमें, 5 लाख से एक्सेस में डेटनेस नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अ पर्सन और हिज रिलेटिव और पार्टनर हैज गिवन अ गारंटी or provided any security in connection with indebtedness of third person to the company or its subsidiary or holding or associate or subsidiary of such holding in excess of 1 lakh। मान लीजिए एक सीए फर्म है, XYZ एंड एसोसिएट्स, ठीक है, समझिएगा इसके 3 पार्टनर्स हैं, XYZ, तीनों कौन है, सीएज हैं, ठीक है। अब इनको एक ऑडिट मिलता है, मान लीजिए एमआरएफ का, एमआरएफ लिमिटेड का ऑडिट मिलता है। अब हमें एलिजिबिलिटी चेक करनी है, हमें एलिजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें, एक थर्ड पर्सन है, मान लीजिए ये है ए, ये थर्ड पर्सन है, अभी मैं कैरेक्टर्स बना रही हूं इसमें, ठीक है। ये थर्ड पर्सन है, इसने जो है इस कंपनी से लोन लिया है, लोन लिया है कितने का, तो इन्होंने लोन लिया है, कितने का लोन लिया है, मान लीजिए 2 लाख रुपए का, और इस थर्ड पर्सन को मान लीजिए गारंटी दे रहा है। अब XYZ एंड एसोसिएट एंड ए अच्छे जान पहचान के फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए ये अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब XYZ एसोसिएट ने ए के रिस्पेक्ट में कोई गारंटी दी है कंपनी को, ए ने पैसा लिया है, कंपनी से लोन लिया है, एमआरएफ से लोन लिया है 2 लाख रुपए का, उसकी गारंटी XYZ एंड एसोसिएट्स ने दी है। क्या XYZ एंड एसोसिएट्स एमआरएफ लिमिटेड के ऑडिटर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, क्योंकि गारंटी कितने की दी है, 1 लाख से ऊपर की दी है। समझ आया एग्जाम्पल। पहले में तो ये था कि अगर पहला जो सेकंड पॉइंट था इससे पहले वाला, उसमें तो ये पॉइंट था कि अगर XYZ एंड एसोसिएट्स खुद एमआरएफ लिमिटेड से लोन ले रहे हैं 5 लाख के ऊपर का, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। यहाँ पे XYZ एंड एसोसिएट
एमआरएफ लिमिटेड को गारंटी दे रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में, थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में, अगर उसने कोई लोन लिया है 1 लाख से ऊपर का, तो उस केस में XYZ एंड एसोसिएट एमआरएफ लिमिटेड के ऑडिटर नहीं बन सकते। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब ये पॉइंट्स खत्म हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले खत्म हो गए हैं, ABCD वाली सीरीज चालू हो गई है कि कौन कौन से पर्सन्स एलिजिबल नहीं होंगे। तो अब उसमें ABCD ये 4 पॉइंट्स हैं। अब फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, a person or a firm whether directly or indirectly has business relationship with the company or its subsidiary, holding, associate, subsidiary of such holding and blah blah। बिजनेस रिलेशनशिप की बात हो रही है, किसी पर्सन का या किसी फर्म का बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी से, उसकी होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट, उसकी सब्सिडियरी। अब बिजनेस रिलेशनशिप क्या होता है, हम कैसे समझें कि बिजनेस रिलेशनशिप है, तो ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है, ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। अगर हम बिजनेस रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें क्या मेंशन है, किसी पर्सन या फर्म का कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं यानी कि प्रोफेशनल सर्विसेज दी जा रही हैं सीए एक्ट के अंडर। मान लीजिए कि कोई सीए फर्म है, वो जीएसटी रिटर्न्स भरती है एमआरएफ लिमिटेड के, मैं ये कोई फिक्टिशियस कंपनी का नाम यूज कर रही हूँ, कोई रियल में कंपनी का नहीं ले रही हूँ। तो सीए फर्म है, वो एमआरएफ लिमिटेड के जीएसटी रिटर्न्स भरती है, फाइल करती है, पूरा जीएसटी देखती है, उनका ऑलरेडी बिजनेस रिलेशनशिप है एमआरएफ से। अब एमआरएफ की कंपनी ऑडिट की बात अगर आ जाती है तो क्या वो सीए फर्म एलिजिबल होगी उनको ऑडिट करने के लिए? नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो उनके जीएसटी रिटर्न्स देख रही है, ऑलरेडी प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर कर रही है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, अब ये पहला तो पॉइंट ये था कि प्रोफेशनल सर्विसेज अगर रेंडर कर रहा है ऑडिटर या ऑडिट फर्म, मान लीजिए सीएमए डेटा बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है उस कंपनी की, उस कंपनी का ऑडिट भी करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कुछ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट्स ऑडिटर को बेचे जा रहे हैं, अब कंपनी जो है वो डील करती है होम डेकोर आइटम्स में, घर के जितने भी डेकोरेटिव पीसेस होते हैं उसमें डील करती है, घर के फर्निशिंग आइटम्स को के रिस्पेक्ट में डील करती है। तो अब ऑडिटर की फैमिली, ऑडिटर का घर रेनोवेट हो रहा है, तो उसे मान लीजिए वहां से कर्टन्स खरीदने हैं, बेडशीट्स लेनी है, पिलोज लेने हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स वो कंपनी उस ऑडिटर को बेच रही है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेच रही है, ठीक है। या फिर मान लीजिए एयरलाइंस का, जो कंपनीज एयरलाइंस या टेलीकम्युनिकेशंस में या होटल इंडस्ट्री में या हॉस्पिटल बिजनेस में होती हैं, तो वो अपनी सर्विसेज दे रही हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर दे रही हैं तो फिर वो अलाउड है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना साफ साफ आर्म्स लेंथ प्राइस, तो अगर आर्म्स लेंथ प्राइस है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब कि जैसे बाकी कस्टमर्स के साथ डीलिंग है सेम वैसे ही डीलिंग ऑडिटर के साथ है, तो अलाउड है। प्रोफेशनल सर्विसेज ऑडिटर रेंडर कर रहा है, अलाउड है। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के अलावा अगर कोई बिजनेस रिलेशनशिप है ना, तो उसमें वो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता है कंपनी का, एक्सेप्ट लिखा है ना इसमें साफ साफ। Commercial transactions which are in nature of professional services permitted to be rendered by an auditor under the Act CA and rules on regulations। मान लीजिए कोई प्रोफेशनल सर्विसेज सीए एक्ट के अंडर में ऑडिटर को देनी ही देनी है, या मान लीजिए वो क्लाइंट है, जो कंपनी है वो ऑडिटर को प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं एयरलाइंस की, टेलीकम्युनिकेशंस की या होटल हॉस्पिटल की, आर्म्स लेंथ प्राइस पे कर रहे हैं, जो बाकी कस्टमर्स के साथ भी डील करते हैं, तो वो अलाउड है, वो बिजनेस रिलेशनशिप फीजिबल है, एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा अगर कोई बिजनेस रिलेशनशिप है ना उस पर्सन की, तो वो अलाउड नहीं है।
इसके एग्जाम्पल्स अभी हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना पॉइंट्स। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, एक बार जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस रिलेशनशिप की अगर बात करें तो बिजनेस रिलेशनशिप में दो चीजें एक्सेप्शंस में आती हैं। मान लीजिए प्रोफेशनल सर्विसेज अगर ऑडिटर रेंडर कर रहा है या उस ऑडिटर को प्रोडक्ट सर्विसेज दी जा रही है आर्म्स लेंथ प्राइस पे, तो वो अलाउड है। जीएसटी रिटर्न्स वाला मैंने जो एग्जांपल दिया अभी आपको, वो भले ही प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, ऐसे तो वो अलाउड होनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए जीएसटी रिटर्न्स भी वो फाइल कर रहे हैं और साथ में वो ऑडिटर जो है उनके टैक्स ऑडिट भी देख रहे हैं, इंटरनल ऑडिट भी देख रहे हैं, तो क्या वो कंपनी ऑडिट देख सकते हैं? तब तो अलाउड नहीं होगा ना, ठीक है। सिर्फ वो प्रोफेशनल सर्विसेज आएंगी जो सीए एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड हैं, ठीक है, जो कि परमिटेड है सीए एक्ट में रेंडर होने के लिए, ठीक। ये ई पॉइंट था जो हमने कवर किया। अब इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं, जैसे एक दूसरा पॉइंट ये है कि अगर पर्सन का रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है या कंपनी में कोई एम्प्लॉई है, डायरेक्टर के फॉर्म में है या केएमपी के फॉर्म में, की मैनेजरियल पर्सनल के फॉर्म में है, तो वो पर्सन भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। अच्छा, अब इसमें की मैनेजरियल पर्सन्स कौन हो गए, इसका आइडिया है आप सबको? अगर हम केएमपी की बात करें तो केएमपी कौन होते हैं, की मैनेजरियल पर्सन्स कौन होते हैं, इस पे भी पता है पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है आपका सीए फाइनल में, कंपनी ऑडिट में ही। की मैनेजरियल पर्सन्स कौन कौन हो सकते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर्स हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो गए, ठीक है। जो जिनका इम्पोर्टेंट रोल होता है कंपनी में, इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, वो केएमपी कहलाएंगे, ठीक। मेनली वो सीईओ, सीएफओ या कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर, यही सब लोग होते हैं, ठीक। तो अगर कोई भी पर्सन का रिलेटिव कंपनी में केएमपी है, की मैनेजरियल पर्सनल है या डायरेक्टर है, तो वो पर्सन उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। या फिर अगर कोई पर्सन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट पे है कहीं और, या फिर क्या लिखा हुआ है इसमें, a person who is in full time employment elsewhere or a person or a partner of a firm holding appointment as its auditor, if such person or partner is at the date of such appointment reappointment holding appointment as an auditor of more than 20 companies other than one person companies, small companies, dormant companies, private companies having paid up share capital less than 100 crore। अब ये पॉइंट क्या कहता है, इसमें लिमिट की बात हो रही है, 20 कंपनीज की लिमिट की बात हो रही है। वो पर्सन जो कि फुल टाइम जॉब कर रहा है कहीं दूसरी जगह, या फिर कोई पर्सन या किसी फर्म का पार्टनर ऑडिटर बनाया गया है कंपनी का, और वो पर्सन या पार्टनर उस अपॉइंटमेंट डेट पे, जिस डेट पे उसे कंपनी का ऑडिटर बनाया गया है या रीअपॉइंट किया गया है, उस डेट पे वो 20 कंपनी से ज्यादा कंपनीज का ऑडिट होल्ड कर रहा है, तो वो पर्सन अलाउड नहीं है नई कंपनी का ऑडिट करने के लिए। अगर उसे अपॉइंट करने की सोची जा रही है तो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि वो 20 कंपनी से ज्यादा का ऑडिट होल्ड कर रहा है अपॉइंटमेंट डेट पे। और इसमें कंपनीज की अगर बात की जाए, 20 कंपनीज की लिमिट में कौन कौन सी कंपनीज नहीं आएंगी, 1 पर्सन कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से लेस है, ये कंपनीज
20 कंपनीज की लिमिट में नहीं आएगी। ठीक, अब इस कंडीशन को थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है, लेकिन पहले आप कंडीशंस पूरी देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम समझेंगे, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट कंडीशन है वो ये बोलती है कि अगर कोई पर्सन कोर्ट से कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस के रिस्पेक्ट में, उसने मान लीजिए कोई फ्रॉड किया है, ठीक है, अगर फ्रॉड के रिस्पेक्ट में कोर्ट में वो कन्विक्टेड है और क्या लिखा है इसमें, अ पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, यानी कि कन्विक्शन डेट से 10 साल पूरे नहीं हुए हैं अभी, ठीक है, 10 साल से मान लीजिए कम साल हुए हैं, तो क्या वो पर्सन एलिजिबल होगा ऑडिटर बनने के लिए कंपनी का? नहीं, ठीक है, 10 साल से ऊपर हो गए हैं तब तो एलिजिबल हो जाएगा। कोर्ट ने उसे किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी बोल दिया है, कन्विक्ट कर दिया है ना, तभी तो वो कन्विक्टेड हुआ, और उसे 10 साल इलैप्स नहीं हुए, 10 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं कन्विक्शन डेट से, तो वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। उसके अलावा कोई भी पर्सन अगर सर्विसेज रेंडर कर रहा है सेक्शन 144 के हिसाब से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अभी मैंने जब बिजनेस रिलेशनशिप की बात की तो वहां पे कहा था सीए एक्ट के अंडर में जो सर्विसेज हैं वो रेंडर हो सकती हैं। अब ये सेक्शन 144 वाली सर्विसेज अलग है, ये सेक्शन 144 में कवर्ड है जो हम उसी में ही पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग बाकी चीजें जो हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सेक्शन 144 देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, केस स्टडी देखेंगे, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर चैप्टर पे आएंगे, टॉपिक पे आएंगे, सॉरी, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर आज के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर द video and subscribe my channel. Press the bell icon for latest updates. Follow me on Instagram by the name CA Jyoti Tutorials. ठीक है, और बाकी डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए नहीं, थैंक यू।